आज से 13 साल पहले जिस व्यक्ति ने फ्रीचार्ज को लॉन्च किया था उसका नाम आपको 2010 में याद था क्या? हाँ, आज आप इस शक्ल को पहचान जाएंगे। वो भी छोड़ो, क्या आपको पता है ये कौन है? ये वो हैं जिनकी वजह से 80% बिजनेसेस ऑनलाइन गए हैं इंडिया में। हाँ जी, राज़ोर पे के फाउंडर्स हैं ये। पर्सनल ब्रांडिंग आज इनकम जनरेट करने का एक बहुत मस्त तरीका है, लेकिन कैसे, क्यों, कहाँ से पर्सनल ब्रांड बनाया जाए ताकि हम बोल सकें मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। 15वीं शताब्दी में लोग समझ रहे थे कि ब्रांडिंग क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में लोगों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके ये पता लगा लिया कि अपने कस्टमर्स के दिल में अपने लिए जगह कैसे बनाई जाए, और दिमाग में भी, जिसमें कलर, फॉन्ट्स, स्लोगन्स और मोशन एड्स का इस्तेमाल किया जाता था। चलो बताओ ये कौन सा ब्रांड है? अच्छा, तो ये बता दो ये कौन सा है? अबे सालों, एक तो गलत बता दो। शायद बहुत से लोगों ने तीनों के जवाब सही दिए होंगे। ये जो तरीका था वो था ट्रेडिशनल ब्रांडिंग का। कलर कॉम्बिनेशंस के इस्तेमाल से हम अपने कस्टमर के अंदर की फीलिंग को बाहर निकाल देते थे। वैसे सारे कलर्स कौन कौन सी फीलिंग आपको दे सकते हैं या आपके कस्टमर को दे सकते हैं वो मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। लेकिन धीरे धीरे ये ब्रांडिंग का तरीका बदलने लगा और सेलिब्रिटीज से ब्रांडिंग करवाई जाने लगी। जहाँ पर सेलिब्रिटी ऑलरेडी एक ब्रांड मौजूद है, उसके ब्रांड का इस्तेमाल करके अपना ब्रांड बनाया जाए, और आज भी हमें ये देखने को मिल जाता है। इस ब्रांडिंग को हम फर्स्ट ईयर डिजिटल ब्रांडिंग भी कहते हैं। एग्जांपल के लिए मेरी मैगी 2 मिनट में खुशियां। इतना ही नहीं, इसकी मदद से इसके अंदर मीडिया को इम्प्लीमेंट किया गया ताकि आपके जो ब्रांड की फीलिंग है वो आप लोगों को महसूस करा सके। जैसे लेकिन अभी ये एज खत्म हुई नहीं है और 2010 में एक नई स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करने लगी कंपनीज अपना ब्रांड बनाने के लिए। वो थे इन्फ्लुएंसर्स, जो आज तो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और आगे शायद बढ़ती हुई ही नजर आएगी आपको, क्योंकि जैसे जैसे क्रिएटर इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, कंपनीज अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपना नाम दर्शन के लिए आपको पैसे देते रहेंगे। अबे साले, तुझे भी तो। लेकिन एक दिक्कत हो गई, इन सभी ब्रांडिंग एक्टिविटीज में पैसा बहुत लग रहा था। चीज बढ़िया है, एकदम रास्टिक चीज है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था आपके प्रोडक्ट या सर्विस का, वो बढ़ जाता है और आपके प्रोडक्ट या सर्विस का मार्जिन कम हो जाता है। आसान भाषा में ये बताऊं कि जितना आप कॉस्ट एक कस्टमर को अपने साथ लेने के लिए लगा रहे हैं, उतना आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से कमा ही नहीं पा रहे। ऊपर से लोग भी अब बहुत शाणे हो गए, उनको पता है इतनी आसानी से मैं तुझे काम नहीं करने दूंगा, का पाला मुझसे पड़ा है। पहले 99% डिस्काउंट दे दे। 2015 में कंपनीज ने इसका अलग इलाज ढूंढा। क्यों? जियो को भूल गए क्या? अपने दादा को भूले तो नहीं? तो सभी कंपनीज जो उस समय आ रही थी मार्केट में, अब उनके पास उन सारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट थे जिनकी वजह से उनकी पहली कंपनीज ने अपना ब्रांड बनाया हो। यानी अब वो ट्रेडिशनल ब्रांडिंग, डिजिटल ब्रांडिंग, जिसमें पीआर एजेंसीज को बीच में आना पड़ा क्योंकि अकेले तो कोई काम होता नहीं ना। इसकी वजह से अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज निकली, जिसे आज हम कहते हैं फ्रीमियम मॉडल। फ्री ट्रायल मिल रहा है यहाँ तो, मात्र 40 रुपए, कंपनी का प्रचार, पब्लिक का मुनाफा। इन्फ्लुएंसर, सेलेब्स, वीसी फंडिंग्स एक जरिया बना ब्रांड बिल्ड करने का, और इसी वजह से आज 90% स्टार्टअप्स लॉस मेकिंग है इंडिया में। रीजन सिर्फ एक था इन लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स का, ब्रांड तो बना लिया लेकिन अपना मार्जिन कम रखा और कस्टमर को अक्वायर करने की कॉस्ट को बढ़ा दिया। तो वहां से एक समाधान निकल के आया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो हम करेंगे लेकिन अपने घर की खेती भी उगाएंगे, यानी पर्सनल ब्रांड बनाएंगे। और इसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि फाउंडर्स और उनके कंपनी के पेजेस यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, एक्स पे, टेलीग्राम पे, सब जगह आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि उनकी इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब एड्स में भी फाउंडर्स को सामने रख के उनका प्रोडक्ट या सर्विसेज शोकेस किया जा रहा है। सड़कों पे जाके खुद ही अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि ये बंदा है कौन। पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से लाखों करोड़ों कैसे कमाए जाते हैं उसका 2 एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ये 2 चैनल्स, यकीन नहीं करोगे ना,
पता था। टेक बर्नर ने अपने फॉलोअर्स और अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई टेक क्रिएटर्स के अंदर, जिसका एलिमेंट था फन कंटेंट विद नॉलेज, जिससे उनका एक अलग ब्रांड बन सका। जो बाकी टेक क्रिएटर्स थे वो सिर्फ आते थे, स्पेक्स बताते थे और चले जाते थे। हाँ, आप कह सकते हैं इसे साइकोलॉजी की भाषा में उन्होंने अपने व्यूअर्स के मन में ज्यादा डोपामिन रश करवाया। वही जोश टॉक्स का असली काम मोटिवेशन देना नहीं है, अपने नॉन एकेडमिक कोर्सेज बेचना। जी हाँ, जोश टॉक्स एक एड टेक प्लेटफॉर्म है। वो मोटिवेशनल स्टोरीज लेके आता है ताकि वो अपने कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन कोर्सेज को बेच सके। अगर आपने हमारे वीडियो शुरू से फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा कि हमारी शुरुआत कैसे होती थी। मित्रों इंट्रो कैसा होता था और एंडिंग कैसे होती थी? बी बिजी। तब तक के लिए बी बिजी। और ये सब तामझाम हमने इसलिए किया ताकि जब भी आप बिजी शब्द सुने तो आपको याद आ जाए ये इंट्रो या ये एंडिंग। ये एक पाथ है जो हम आगे वीडियो में समझेंगे इसका रिजल्ट क्या होता है। याद है ट्रैक एंड टैग अपने वीडियो के आखिर में क्या बोलते हैं? Keep tracking. या कैरी मिनाटी अपनी लास्ट में हमेशा मोहित तो हम कैसे अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, उसका स्टेप 1 आता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज आपको करना ही पड़ेगा। द बॉम्बे शेविंग कंपनी के फाउंडर शांतनु ने इसे समझा और बाकी फाउंडर्स को भी समझाया, इसलिए आप देख रहे होंगे कुणाल शाह और निखिल कामत जीरोधा फाउंडर्स ने भी अपने पॉडकास्ट को लॉन्च किया और एक प्रेजेंस बनाने की कोशिश की जो कि पहले से थी और उसको बढ़ाने की कोशिश की सोशल मीडिया की मदद से। स्टेप 2, हमें लोगो, कलर कॉम्बिनेशन, नाम को तो ध्यान में रख के बनाना ही चाहिए ताकि लोगों को याद रहे लंबे समय तक। वैसे उसके लिए आप हमारा नेम और ब्रांड स्पेशल वीडियो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए, वो है इमोशन। इमोशन आज की जनरेशन का सबसे बड़ा हथियार है, चाहे वो नॉस्टैल्जिया हो, ह्यूमर हो, फियर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इमोशन रेज होना चाहिए। और ये एक और चीज को डिनोट करता है, वो है रिलेटेबिलिटी। इन दोनों चीजों का इस्तेमाल अगर कोई पर्सनल ब्रांड बनाने में सीख गया तो बन गया ब्रांड। और क्या, आप कितना रिलेटेबल लग सकते हैं अपनी ऑडियंस को वो भी डिसाइड करता है कि आपका ब्रांड कैसा होगा। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर है ना, ये वैसा है, न कम न ज्यादा। कम हुआ तो लोग रिलेट नहीं करेंगे, ज्यादा हुआ तो आगे जाके मुश्किलें हो सकती हैं, जैसे ये हुआ। अरे वैनिटी वैन में मुफ्त के तौलिए इतने 2-3 टांके ये लोग रखते हैं रोज, उनमें से ही एक यूज कर लो। 1600 रुपए का तौलिया कौन खरीदता है? ना कम ना ज्यादा। जैसे इस चैनल की बात करूं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम ह्यूमर को अपने इमोशन का बेस बनाएं और उस बेस के ऊपर नॉलेज और वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। फॉर एग्जांपल मनोज दे को ले लेते हैं, उनकी स्टोरी रिलेटेबल थी और वो इमोशंस को पैदा कर गई उनके व्यूअर्स के मन में। हाँ, उनके तरीके थोड़े कभी कभी, लेकिन फैक्ट तो यही है ना, इमोशन और रिलेटेबिलिटी का फैक्टर इस्तेमाल करके ब्रांड बिल्ड हो गया। तो हमें सिर्फ इस पे फोकस करना चाहिए, ना कि उनके कंटेंट पे। और तीसरा स्टेप, जो दिखता है वो बिकता है। जितना आप लोगों से कनेक्ट करेंगे उतना आपका ब्रांड बिल्ड होता जाएगा। उनकी नजरों में वो आगे फॉरवर्ड आउट करते जाते हैं। तो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने का पाथ क्या है? सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाओ, इमोशनली कनेक्ट करो और रिलेटेबल लगो अपने ऑडियंस के साथ, और जितना हो सके उतना कनेक्शंस बिल्ड करते चलो। हाँ, इसमें टाइम जरूर लगेगा, जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में लगा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था वो तो सबको पता ही है। खैर, मुद्दा ये है कि अभी करोगे तो कभी हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं करोगे तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन इससे पहले एक चीज जरूर कर लेना, लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर लेना और ये देख लेना कि लो कॉस्ट मार्केटिंग के स्ट्रेटेजीज क्या हो सकते हैं। और राइट वाली वीडियो में एक सीक्रेट वीडियो है, उसे क्लिक मत करना, ठीक है? मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।